आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे जो 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया का रसायन का। इसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं जानते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें देखिए कि इसका डिफिनीशन है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर के जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई पदार्थ अकेले ए है, ये टूट करके बी और सी बना। ये पदार्थ अकेले था और ये टूटा बी और सी में। अब बी और सी का जो गुण है, ये दोनों गुण, ये जो मूल पदार्थ ए है, इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग, ऐसे ही फिनोमिनन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब मान लीजिए इसी को रिवर्स कर दीजिए तो मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग पदार्थ है, दो नए पदार्थ है और ये दोनों पदार्थ मिल करके एक तीसरा पदार्थ सी बनाया। इनका गुण जो है ये दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। वे प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। मान लीजिए कि ए और बी दो पदार्थ हैं, जो पहले भी हम समझा चुके हैं, और ये दोनों पदार्थ मिल करके एक तीसरा पदार्थ जो सी बनाया। अब इनका गुण जो, ये नया पदार्थ हुआ और ये दोनों मिल करके सी जो बनाया, इन सी का गुण जो है इन दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग, ये प्रक्रिया ही हम लोग इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों पदार्थ को, ये जो एरो से लेफ्ट में है जो भाग लिया है, जो मिल करके यह घटना घटवाई है, तो इन पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक अंग्रेजी में इसको, अभिकारक अंग्रेजी में इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो वैसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं। कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है,
भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ ए और बी क्या होगा, अभिकारक होगा, और ये जो तीसरा पदार्थ जो सी बना, उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पदार्थ मिल करके ये बनाया, तो जो मिल करके बना जो भाग लिया उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और जो नया पदार्थ बना उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल, अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि H2 और Cl2 मिल करके ये HCl बनाया। ठीक है, ये HCl बनाया। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों पदार्थ मिला और मिल करके इन पदार्थ को बनाया। तो जो मिल करके बनाता है, जो भाग लेता है, तो उस पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। यानी कि देखिए, अब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे कि जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये देखिए, ये है हाइड्रोजन गैस और ये है क्लोरीन गैस, ये दोनों गैस है, जबकि ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि इनका जो गुण है, इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। ये एसिड है और ये दोनों गैस है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ H2, यानी कि H2 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस, तथा Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, इसको Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। तो ये H2 और Cl2 ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस क्या है, तो अभिकारक है, तथा ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है आपका उत्पाद है, ये उत्पाद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आगे से ये जो H2 और Cl2 आएगा तो ये नहीं बताना पड़े कि ये दोनों है क्या। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। ठीक है, ये दोनों गैस है, जबकि तीसरा जो पदार्थ बना ये अम्ल है। अब यहाँ के बाद इन अभिक्रिया का अलग कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। इन अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी विलयन से, किसी सॉल्यूशन से ये अलग हो जाता है, दही के समान, ये समझिए, कहने का मतलब ये अलग हो जाता है विलयन से, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, अवक्षेप को धरातल मुखी चिन्ह से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया लिखा है
और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो सी है, ये जो सी, इसका इस एरो का मतलब धरातल, इसको हम लोग धरातलमुखी एरो बोलते हैं, धरातलमुखी तीर। ठीक है, तो इस एरो का मतलब जो है, इस एरो का, इस तीर का मतलब जो है, धरातलमुखी तीर का मतलब अवक्षेप होता है। तो अगर इस विलियन में ऐसे लिखा है तो कहने का मतलब ये कि ये जो सी है, ये सी अवक्षेप है, इस अभिक्रिया में ये सी जो है अवक्षेप है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हम लोग बताते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके घटने के बाद गैस का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में गैस की भी उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति जो है होता है ये रिएक्शन होने के उपरांत। जैसे हाँ, गैस की उत्पत्ति, उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया के घटने के उपरांत अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उनके रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान की, यानी कि टेम्परेचर की भी उत्पत्ति होती है। ताप की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें इनके अवस्था में परिवर्तन होते हैं। इनके जो स्टेट होते हैं उनके स्टेट में भी, अवस्थाएं में भी परिवर्तन होती है। तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है ये सब। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया की विशेषताएं में जैसे गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप भी बनता है, रंग में परिवर्तन रंग में परिवर्तन होता है, ताप की उत्पत्ति होती है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि गैस की उत्पत्ति, ये पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग, या इसके बारे में हम लोग जानते हैं फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इस विलयन में जो है, इस विलयन से जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्पत्ति, यानी कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है, तो गैस का ये दो चिन्ह हम बताएं, इस धरातलमुखी का मतलब अवक्षेप होता है, धरातलमुखी का मतलब अवक्षेप होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरमुखी, ऊपरमुखी का मतलब गैस होता है। ठीक है, गैस। ये बातें आप लोग ध्यान में, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया में लिखे हुए मिलेगा। तो ZnCl, ठीक है, तो ये रसायन, यानी कि जस्ते के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो इस
अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कहने का मतलब उस अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति होती है। अब अवक्षेप में देखिए, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, एक्वस का मतलब ये इसका स्टेट होता है एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। ये किसका जलीय विलयन? तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इसका मतलब हो गया कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। एक क्यों का मतलब आपको एक्वस, एक्वस का मतलब होता है कि आपको जलीय विलयन। तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, इन दोनों को एक्वस, एक क्यों का मतलब होता है एक्वस, कहने का मतलब जलीय विलयन। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को आपस में मिलाने से इनमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का जो है सिल्वर क्लोराइड का जो विलयन होता है ये अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड का जो दही के समान जो होता है वो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, ये अवक्षेप जो है वो सॉलिड होता है, कहने का मतलब ठोस होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। और उस अवक्षेप, वो कौन सा अवक्षेप होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप होता है। ठीक है, तो इस भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो और सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 का मतलब हुआ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और AgCl का मतलब हुआ ये सिल्वर और ये क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये अवक्षेप होता है सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप। रंग में परिवर्तन, अब देखिए कि आप लोग पोटासियम परमैंगनेट, इसको हम लोग KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है, KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। इनके विलयन में जो है नींबू का रस निचोड़ते हैं अगर हम लोग, नींबू का, इसका रंग जो है वो बैगनी होता है। तो पोटासियम परमैंगनेट के विलयन में अगर हम लोग नींबू का रस डालते हैं, अगर हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो इनका जो बैगनी रंग होता है, इनका जो बैगनी रंग होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। किसका बैगनी रंग? तो पोटासियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग होता है नींबू डालने पर, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। बैगनी रंग, बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। कब? तो जब पोटासियम परमैंगनेट के जलीय विलयन, एक्व का मतलब एक्वस के मतलब कहने का मतलब जलीय विलयन में नींबू डालेंगे। इसका मतलब कि पोटासियम परमैंगनेट के एक्यू लिखा है मतलब जलीय विलयन में नींबू का रस डालेंगे तो इनका जो बैगनी रंग होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिनमें ताप की उत्पत्ति होती है। जैसे ये, इनको हम लोग CaO, इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कली चूना। कली चूना में, यानी कि कली चूना को हम लोग अगर जल में, इसको तो सब जानता है कि ये क्या है? जल है। तो जब हम लोग जल में कली चूना को डालते हैं तो इनमें ताप की उत्पत्ति होती है, बुलबुले जो है वो ऊपर आने लगते हैं, टेम्परेचर, यानी कि इनमें ताप की उत्पत्ति,
हीट के कारण जो है इनमें बुलबुले जो है वो ऊपर आने लगते हैं। तो ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि कली चूना को यदि जल में डालते हैं तो इनमें ताप की उत्पत्ति होती है और इनके फलस्वरूप बनता क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा चूना, ठीक है। अब देखिए अवस्था में भी परिवर्तन होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिनके फलस्वरूप जो है उनके अवस्थाएं में परिवर्तित हो जाती है कि ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से ठोस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों, ये भी उदाहरण इसका ये दोनों एक्वस, कहने का मतलब द्रव था और अभिक्रिया होने के बाद ये सॉलिड में बदल चुका, तो इनके अवस्थाएं में भी परिवर्तन होती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए। अगले क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और इनका जो है आगे के जो टॉपिक है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।